मेरे रिलेटिव बोले कि कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही है पूरा दिन। अभी गोईठा में घी कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही हैं। अर्जुन जैसन पता नहीं कितने लोग आईआईटी का एग्ज़ाम देता होता कुछ नहीं है। काउंसलिंग फ़ी 16,000 रुपया जमा करना था। 16,000 रुपये को जमा करने के लिए पता नहीं माँ को पिताजी को कहाँ से अरेंजमेंट करने पड़े। उन पैसों को अरेंजमेंट करके हमने काउंसलिंग कराया था और गलती से मुझे कंप्यूटर साइंस से लॉट हो गया। जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उस कॉलेज से मैंने बड़ा धंधा करना सीखा और सबसे पहला मैंने पता किया कि मेरी कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। जो तुम काम करते हो ना बेटा, है काउंसलिंग वाले उसको दलाली बोलते हैं। अच्छा, हाँ दलाली बोलते हैं। महीने 2 महीने तक मैं काठमांडू में छुप के रहा क्योंकि मेरे फाइनेंशियल में टूट चुका था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मुझे करना क्या है। मैंने बोला कि माई के नाम हम लेके चलते हैं और फिर मैंने नाम बनाया शांति लाल से। अच्छा, और मैं सफ़र चालू हुआ। पूरे कैरियर अभी तक के सफ़र में मैंने ये फील किया कि धंधे के लिए वाकई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हम बोले कि एक काम करो ना, चलो हम बताते हैं पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग गए आरती की थाली में, जो पूजा का आरती होता है ना, उस आरती के थाली में 1 रुपया रखे और 2 रुपया निकाल लिए। अच्छा, ठीक है। ऐसे कर करके हम 5 पंडाल में गए और हम लोग 6 रुपया का चोरी कर लिए। कभी ये मत सोचो कि पैसा नहीं है तो कैसे नहीं। अरे पैसा पहले सोचोगे तब ना पैसा आएगा। पैसा का जरूरत तो आपके सोच के बाद है। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो ये करेंगे, उनको कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कि एकेडमिक में इतना स्ट्रांग था कि जब मैं 8th क्लास में था तो 9th का मैथ सॉल्व करता था, 9th में थे तो 10th का, 10th में थे तो 11th का, और 11th में थे तो 12th का सॉल्व करते थे। 10th क्लास की ऐसी स्टोरी है कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम पागल हो जाओगे और तुम्हारा नंबर कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम इतना शॉर्टकट मार रहे हो, और बोर्ड के एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता था। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी जो निश्चित तौर पर आपको अपने संघर्ष के दिनों को याद दिला देगी। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अपने बचपन में तमाम गरीबी का सामना करते हुए उन हालातों का सामना किया जिसे आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो बचपन में घर पे सब्जी बेचने से लेकर छोटी छोटी दुकानों में जाकर सामान बेचने से लेकर चाय बेचने जैसे बिजनेस के साथ साथ छात्रों के लिए खाना उपलब्ध कराने जैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए अपनी बीच में इंजीनियरिंग छोड़ने के साथ साथ एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया जो आमतौर पर आज के लोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति लाल, एक ऐसा ब्रांड जो रेस्टोरेंट के नाम में आज बिहार में अपनी एक नई पहचान बना चुकी है, जिसके अब तक कम से कम 6 से ज़्यादा आउटलेट फ्रेंचाइजी खुल चुके हैं। और अभी के समय में बिहार का ये ब्रांड अब धीरे धीरे बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में अग्रसर हो रहा है और दूसरे बड़े कॉर्पोरेट मेट्रो सिटी में भी अपना एक अलग पहचान बनाने को अग्रसर है। तो चलिए बिना देर किए हुए शांति लाल के फाउंडर श्री अर्जुन कुमार जी से मिलते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन संघर्षों का सामना करने के साथ साथ इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, आज मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातों को इस चैनल के थ्रू, आपकी story.com के थ्रू आप सबों के बीच बता सकूं। सबसे पहले अर्जुन जी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया और मुझे पता है कि आप बहुत ही संघर्षों का सामना करके आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके बचपन की जो स्कूलिंग पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई। मेरा जो बचपन बिहार का एक ज़िला छपरा है और एक छोटा सा गांव है खलपुरा, वहाँ से मेरा जन्म स्थल है। मैंने अपना प्रारंभिक जो शिक्षा है उसे गांव से प्रारंभ किया। उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी बाल विकास विद्यालय है। वो मैंने वहाँ पे नर्सरी से लेके 5th तक की पढ़ाई करा, जिस समय 30 रुपये की फ़ी हुआ करता था। फिर जब मैं 5th क्लास में था तब से हम लोगों ने धंधा के बारे में सोचना चालू किया था, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में ग्रुप डी में थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, तो अपनी चीज़ों को, अपने एजुकेशन को अच्छे से प्रॉपर चलाने के लिए घर को थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए, इसलिए मैंने हमारी खेती बाड़ी होती थी जिसमें हम लोग नेनुआ, आलू, फिर हमारा बगीचे से आम तोड़ के सब चीज़ को लेके गांव का एक छोटा सा मंडी था, वहाँ पे वो होता है ना, वो बोरा बिछा के और हम बेचते थे साइकिल से लेकर मार्केट में जाकर। जी, मार्केट में लेकर साइकिल से
बेचते थे, फिर वहाँ से आते थे। घर से पैसे मिलते नहीं थे तो उस समय 20 पैसा में ना लाई मिलता था। उस लाई को हम खाते थे। अंधेरी रात होती थी जब लाइट भी नहीं हुआ करता था, दिया बत्ती जो चलता था उसी से अपना काम चल रहा था। तो मैं लगभग 3rd या 4th क्लास में था, तब से मैं अपने घर पे जो उपज होता था उसको मार्केट में ले जाके बेचता था। और इससे घर की हालात इससे घर के हालात में थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता था, क्योंकि पिताजी जब ग्रुप डी में थे तो मुझे याद है कि उस समय उनको 3200 रुपये की सैलरी मिलती थी। हम लोग पूरे परिवार में 3 बहनें और 2 भाई, ठीक है। इसी सैलरी से हमारे पूरे घर का परवरिश करना था। मैं इकलौता अपने परिवार में लड़का था जो कि एजुकेशन में था, बाकी सभी लोग कम पढ़े लिखे थे। बट मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अच्छा करूं, पढ़ाई में अच्छा रुझान था। पूरी फैमिलीज मुझे इस बात के लिए रोकता था कि तुम पढ़ो नहीं तो कम पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे। अच्छा, मतलब इसलिए रोका जाता था कि कम पढ़ो नहीं तो पागल। मतलब वो मेरा गांव, मेरा समाज सब देखता था कि जब देखते थे तो मैं पढ़ते ही रहता था। मेरा डेली रूटीन था कि रात के 11 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह में 3 बजे उठ के फिर से पढ़ाई करना चालू करा। जब 5th क्लास का एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ तो हुआ कि भाई थोड़ा अच्छा एजुकेशन के लिए मैं छपरा में गया, जो मेरे घर से अप्रॉक्स 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ पे एक विद्या विकास शिशु विद्यालय करके स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं 1 साल कैसे कैसे काटा स्कूल में। उसके बाद मैं जब 7th क्लास में गया, मैं पूरा सिस्टम वहाँ का समझा कि कैसे मेरे को पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैं ना 7th क्लास में अपने स्कूल में 3rd रैंक लाया। अच्छा, 3rd रैंक लाने के बाद फिर मैं 7th के बाद 8 और बहुत सारी चीज़ें मैं करते गया। उस दौरान आपने कुछ गांव में छोटे छोटे दुकान आपने मतलब कुछ सामानों को ले जाए, जब स्कूल आया करते थे तो शायद सामान, उसके बारे में जरा बताइए। वो तो बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। गांव में जब हम रहते थे तो हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे घर से। माँ बोलती थी कि जौन ज़रूरत बैठे हम पूरा करते बनी तो तारा पैसा के क्या ज़रूरत बा, ठीक है। लेकिन ना व्यापार में बड़ा रुचि था। मेरे को याद है कि जब हम गांव में रहते थे तो एक छोटी सी दुकान गांव में थी, तो उनसे ना मैं 1 रुपया नहीं 20 पैसा में 20 पकौड़ी मिलता था। अच्छा, छोटी छोटी पकौड़ियाँ, ठीक है, 20 पकौड़ी मिलता था। मैं उसे लाके और फिर उसको पाउच में पैकिंग करते थे और 16 पकौड़ी उसमें डालते थे और 4 पकौड़ी का मेरा मुनाफा होता था। मतलब 20 पकौड़ी खरीदते थे, हाँ, और 16 पकौड़ी में पैक मार्केट कर में देते बेचता थे। था। हाँ। इस तरीके से मैंने धंधा सीखा। उसके बाद उम्र क्या थी उस समय? उस समय मैं 5th या 6th में 4th या 5th क्लास में था। फिर मैं जैसे ही मेरा शहर में एडमिशन हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से पार्ले जी बिस्किट, टाइगर बिस्किट, चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सामान ना खरीद के लाते थे और अपने गांव के दुकान चौकी लगा के और डब्बे में भर भर के मैं बेचता था। ओह, ठीक है, ये काम मैं करते गया 7th क्लास में गया, 8th क्लास तक गया और पढ़ाई की भी जो लत थी मुझे वो मैं कंटिन्यू करते रहा। गांव वाले बोलने लगे कि जिस लड़के ने पैसा देख लिया वो पढ़ाई में रुचि उसका नहीं लगेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मैंने बोला कि सभी लोग हमको बोलने लगे तो मैंने बोला कि ठीक है माँ, जैसी आप लोग की मर्जी। फिर मैं 8th क्लास में गया। 8th क्लास में जाने के बाद उस समय 8 बोर्ड हुआ करता था। उस समय 8 बोर्ड मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मैं अपने क्लास में टॉप करा। आई थिंक मेरा 76% आया। मतलब ये सब कुछ करते हुए, ये सब करते हुए उस समय जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे घर पे पढ़ने की अच्छी अरेंजमेंट्स नहीं थी। मुझे याद है कि मैं छत पे लालटेन जलाता था और लालटेन के ऊपर में वो पेपर लगा देता था जिससे आँख पे ना कम प्रेशर पड़े और मैं खूब पढ़ता था, रगड़ के पढ़ता था। ऐसे करते गए। फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव में हमारा आम का पेड़ हुआ करता था। आम के पेड़ के नीचे वो क्या बोलते, तार का पत्ता होता है, लंबा चौड़ा अच्छा, पत्ता नीचे होता है, बिछा करके। उसको बिछा के एकदम चिल, कितनी भी गर्मी हम आराम से आम का देख रेख भी करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। ये काम चलते गया। 8th क्लास के एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ छपरा शहर में। फिर मैं 8th क्लास में ही जब था तो चाइल्ड साइंस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है हर साल। मुझे याद है कि उस समय 14th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस था।
और उस समय कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक प्रोजेक्ट था जिसको करना था। उसमें मेरा स्कूल भी पार्टिसिपेट किया और मैं उस समय स्कूल में टीम लीडर था। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली 8th क्लास के 14th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद फिर से मैं 9th क्लास में गया। 9th क्लास में जाने के बाद मेरे को फिर से मौका मिला 15th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने का। मैं पार्टिसिपेट किया और उस समय था इन्वेंशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, कि जो हमारे आसपास में पौधे दिखते हैं उन पौधों का क्या यूज है, वो मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं, वो प्रोजेक्ट मेरे को करना था। मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया और मैं 9th क्लास में था, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद स्टेट लेवल का जो प्रोजेक्ट था वो मेरे को गया में जाना था। गया में हादी आसमी हाई स्कूल करके एक स्कूल था जहाँ पे मेरे को जाने का मौका मिला। मैं जीवन में पहली बार पटना आया जब 9th क्लास में थे। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधों को लेकर पता नहीं मैं कितनी सारे ग्रंथ पढ़ लिया उसी दौरान कि पीपल के पत्ते का क्या काम है, ये तुलसी का पत्ता उसका क्या यूज है, दूबी जो होता है उसका क्या यूज है, बहुत सारा आयुर्वेद इसका मेडिसिनल बेनिफिट क्या, हाँ मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या होता है, मैंने उस बहुत पढ़ा। बहुत सारे बुक्स मेरे को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए और मैं तैयारी करके स्टेट लेवल पे गया। जब मैं स्टेट लेवल पे गया में, तो वहाँ पे बिहार के हर जिले से बच्चे आए हुए थे। अच्छा। और मैं सबसे कमज़ोर फैमिली से सबसे वीक फील कर रहा था। जब मैं स्टेट लेवल का प्रेजेंटेशन दिया, स्टेट लेवल के प्रेजेंटेशन के बाद मेरे को लगा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे घर आने से बच्चे आए हुए हैं, एक से एक बच्चे होंगे तो मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं है। हम आराम से अपना बैठे हुए थे। एंकरिंग कर रहे थे। एंकर का बोलना था कि जो भी बच्चे स्टेट लेवल में सिलेक्शन होगा फिर वो बच्चे नेशनल लेवल के लिए जाएंगे। और नेशनल लेवल जो था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। और उसमें जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी थे। मैं तो उनके अंदर सोच रहा था काश मेरे को भी ये मौका मिलता। बट मैं टोटली, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा था कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं ऐसे गुमशुदा बैठा हुआ था। तभी एंकर की तरफ से आवाज़ आया कि जो नेशनल लेवल पे जाने वाले बच्चे हैं उस नेशनल लेवल वाले बच्चों के लिस्ट इस तरीके से, और उस लिस्ट में मेरा भी नाम आया। मैं बिल्कुल सुन रह गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं नेशनल लेवल के लिए 9th क्लास में नेशनल लेवल के लिए हम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के 5 डेज़ का प्रोग्राम था। APJ अब्दुल कलाम आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, और पूरे देश के जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे सभी लोग आए थे। सारा अरेंजमेंट्स जो था बिहार सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था, वो हमने करा। फिर हुआ कि मेरा 10th 2008 में कंप्लीट हुआ। 10th की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद चूँकि मेरे घर में कोई था नहीं बताने वाले, समझाने वाले, मेरे को भी आसपास के लोगों से ये मेरे को सुनता था कि एयरफोर्स में जाने से ये होता है, नेवी में जाने से ये होता है, मिलिट्री में जाने से ये होता है। तो चूँकि मैं जो सुनता था, जो देखता, तो मेरे खून में भी वही घुस रहा था। बट जब मैं 10th क्लास में था, मैं आप लोग को ये बता दूं कि एकेडमिक में इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब मैं 8th क्लास में था तो 9th का मैथ सॉल्व करता था, 9th में थे तो 10th का, 10th में थे तो 11th का, और 11th में थे तो 12th का सॉल्व करते थे। 10th क्लास की एक ऐसी स्टोरी है कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम पागल हो जाओगे और तुम्हारा नंबर कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम इतना शॉर्टकट मार रहे हो, और बोर्ड के एग्जाम्स में शॉर्टकट नहीं चलता था। और चूँकि मैं जब भी गांव में जाता था तो सभी लोग बोलते थे कि अरे यार मिलिट्री एयरफोर्स के निकालने के लिए सगीर अहमद बना लो, RS अग्रवाल बना लो। और मेरे दिमाग में घुसा हुआ था कि मुझे भी तो यही करना है, तो हम पहले ही बना के ख़त्म करते। मतलब ये बुक्स अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारी मैंने सगीर अहमद, RS अग्रवाल सब पढ़ उड़ के ख़त्म कर चुके थे। मेरे टीचर्स हमेशा मेरे से नाराज़ रहते थे मेरे इस एक्टिविटी के कारण। टीचर्स जैसे ही बोर्ड से ऐसे घुमाए मैं आंसर उनको बताता था। मैं रट चुका था, चाट चुका था 10th को, क्योंकि मैं 11th सॉल्व कर रहे थे उस समय। फिर हुआ कि टीचर्स के प्रेशर में आके मैं थोड़ा सा स्लो किया अपने आप को, बोर्ड के एग्ज़ाम दिया। बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद हमारे शहर में नारायणा IIT अकेडमी का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा। उस एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट IIT के लिए। IIT के लिए। IIT का तो कहानी बहुत ही अद्भुत है। जब मैं चूँकि मेरा मैथ्स अच्छा था तो सभी लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोगों से
जो हमारे रिलेशन में थे, रिलेटिव्स थे, कि भैया एक बात बताओ ना, मेरा मैथ अच्छा है, क्या लेना चाहिए। तो कुछ लोग बोला कि आईटी करो। तो मैंने बोला कि आईटी बहुत बढ़िया है, क्या होता है उसमें। बोले कि आईटी करो ना, आईटी इंजीनियरिंग होता है। लिटरली मेरे को ये नहीं पता था कि आईटी क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, कुछ नहीं। सिर्फ पता था कि एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, आर्मी, बीएसएफ, क्योंकि हम उसी प्रवेश में रहे थे। फिर नारायणा के एग्ज़ाम देने के बाद नारायणा की तरफ से मुझे 25% का स्कॉलरशिप मिला। फिर उस स्कॉलरशिप में 25% का जो अमाउंट था वो लगभग मेरे को 25,000 के करीब का डिस्काउंट मिल रहा था। फिर भी मेरे को 75,000 रुपये पे करना था। अच्छा। 75,000 रुपये मतलब मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा रकम था। फिर हम लोग अपने रिलेटिव से पता किए कि ये आईआईटी के कोचिंग में एडमिशन कराना है दिल्ली में। मेरे रिलेटिव बोले कि कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही हैं, पूरा दिन अभी गोईठा में घी कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही हैं। अर्जुन जैसन पता नहीं कितने लोग आईआईटी का एग्ज़ाम होता कुछ नहीं है। इसको बोलिए कि आईटीआई नॉर्मल कर ले, और झूठ मूठ के पैसा को रियाय नहीं, फिर कर्जा गुआम लेके पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम भी उन लोगों की बातों को सुने, चूँकि कोई मेरे जीवन में मेंटर नहीं था। तो फिर हुआ कि एक काम करते हैं कि एक मेरे नोन फ्रेंड पटना में थे। मैंने उनको कॉल किया कि भाई आईआईटी का पढ़ाई पटना में होता है क्या। बोला कि अरे यार बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, आ जाओ। मैंने बोला कि भाई ठीक है, हम आते हैं। तो मैं 3 मई 2008 को पटना आया। अच्छा। 3 मई को पटना आए। वो दिन मुझे याद है जब मैं एक 5 kg वाला सिलेंडर, एक लेवा समझ रहे हैं ना, कि जो गांव में वो साड़ी को गूथ के बनता है। अच्छा, वो मतलब हाँ, बिछाने के लिए बेड नहीं था। बेड नहीं था। हाँ। एक लेवा, माई हमको 5 kg चावल, 5 kg आटा दी। और चूँकि मेरे पिताजी रेलवे में थे तो हमारा टिकट लगता नहीं था, हमारे पास था। मैंने वो लिया और पैसेंजर ट्रेन में बैठ के हम हाजीपुर पहुँचे। हाजीपुर से हम बस लिए। बस में अंदर बैठने पे 14 रुपया किराया था और ऊपर बैठने पे 5 रुपया किराया था। तो मैंने बोला कि यार हम अंदर क्यों बैठेंगे, पैसा तो है नहीं, हम 5 रुपये वाला ही सफ़र करते हैं। तो फिर मैं वो सब सामान भी चढ़ाना था। मैंने कंडक्टर को बोला कि भैया सामान कहीं रखवा दीजिए, हम ऊपर बैठ जाएंगे। उसने कोऑपरेट किया और हम ऐसे करके पटना पहुँचे और मेरा जीवन पटना में स्टार्ट हुआ। 2008 के से मैंने अपना पढ़ाई चालू किया। मैं यहाँ पटना आने के बाद केसिन विज़न क्लासेस को ज्वाइन किया और पढ़ाई चालू किया। पढ़ाई चालू करने के साथ साथ मुझे 2010 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 12th जब कंप्लीट हुआ और मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक बहुत ही ख़राब आया था। अच्छा। लगभग 1.5 लाख के करीब आया। 1.5 लाख के करीब जब रैंक आया तो पता चला कि मुझे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। फैमिली बैकग्राउंड था नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ाई करता, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। उस समय सबके जहन में एक ही बात था, इंजीनियरिंग मतलब किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, आइदर IIT या NIT से। फिर उसी समय होटल्स में बहुत सारे कॉलेज वालों से मुलाकात हुई और मैंने कॉलेज में अपना बुकिंग कराया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। वो उड़ीसा के कॉलेज था, JITM, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वो पलक मुंडे था। वहाँ एडमिशन कराने के लिए पूरी तरह से मैं तैयार हो गया कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँगा। एडमिशन लेने के से पहले हम हुआ कि एक बार चलते हैं कॉलेज घूम के आते हैं। कॉलेज घूम के आते हैं क्योंकि देखे तो कैसा है। चूँकि मेरा टिकट लगता नहीं था तो हम क्या किए कि गए ट्रेन में, आराम से वॉशरूम के पास अपना एक पॉलीथीन बिछाया और पहुँच गए कॉलेज। मेरे को समझ में नहीं है। उसी के बाद मेरा उड़ीसा JEE का एग्ज़ाम होता था। उड़ीसा में मेरा रैंक आया था 1438, ऑल इंडिया रैंक 1438 था। तो मैंने बोला कि चलो यार कुछ तो आया। उड़ीसा JEE का मैंने काउंसलिंग चालू कराया। तो मुझे चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी थी बट मेरे को कंप्यूटर साइंस मिला जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। काउंसलिंग फ़ीस 16,000 रुपया जमा करना था। 16,000 रुपये को जमा करने के लिए पता नहीं माँ को पिताजी को कहाँ से अरेंजमेंट करने पड़े। उन पैसों को अरेंजमेंट करके हमने काउंसलिंग कराया था और गलती से मुझे कंप्यूटर साइंस से लॉट हो गया। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था तो हुआ कि नहीं, मेरे को एडमिशन नहीं लेना है। उस 16,000 रुपये के रिकवरी के लिए मतलब मोर देन 15
टाइम्स में भुवनेश्वर गया। 16,000 रुपए जो आपके काउंसलिंग में फंस गए वहाँ पे, हाँ। उसकी रिकवरी के लिए? रिकवरी के लिए मैं कम से कम 15 से 20 बार हम भुवनेश्वर गए। अच्छा। मैं भुवनेश्वर जाता था क्योंकि ट्रेन का लगता नहीं था और अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं था। भुवनेश्वर स्टेशन पे जाते थे, बाथरूम के बगल में कहीं पे भी बैठ के पहुंच गए, कैसे भी मेरे को पहुंच जाना है। स्टेशन पे गए और कहीं बिछा के सो गए और जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पे नहा धोवा के और फिर हम वहाँ चले गए। जब भी वहाँ जाते थे वो बोलते थे कि अभी चेक नहीं बना, अभी डीडी नहीं बना। ऐसे करते हुए पैसे वापस मिले काफ़ी संघर्ष के बाद। फिर मैंने प्लान किया कि अब मेरे को ड्रॉप करना है, हम अगली बार देंगे। फिर मैंने 2011 में अपना फिर से IEEE का एग्ज़ाम दिया और मेरा रैंक अच्छा आया। उस रैंक के थ्रू काउंसलिंग का मैंने प्लान करा। बहुत सारे काउंसलर्स के पास मैं विज़िट किया। विज़िट करने के बाद पता चला कि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो फिर मैंने यूपी का काउंसलिंग कराया और मुझे सिविल इंजीनियरिंग लेना था। अच्छा। 1 साल में मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, मुझे मैकेनिकल नहीं लेना, मुझे सिविल इंजीनियरिंग लेना, क्योंकि सुना था कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पैसे हैं, काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, घूस भी है, उल्टा सीधा भी पैसे कमा सकते हैं। पैसे की गरीबी मैंने इतनी देखी थी कि पैसे से प्यार हो चुका था। तो सिविल मेरे को नहीं मिला, मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला। मैं उस समय भी दुखी हुआ कि अरे यार, कहाँ चाहते सिविल थे, मिला मेरे को मैकेनिकल, मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला। लेकिन हम आगे बढ़ चुके थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि फिर 1 साल और बर्बाद करना था। उससे बेटर है कि चलो एडमिशन हम लेते हैं। फिर मैंने गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर लिया। अलॉटमेंट लेटर्स, उसमें भी काउंसलिंग फी 16,000 का ही था। अच्छा। 16,000 रुपये का काउंसलिंग फी हम लोगों ने कैसे भी करके पूरा कर दिया था। फिर उस समय 1,03,000 रुपया फ़ी और जमा करना था। अच्छा। 1,03,000 का फ़ी और 64,000 रुपये का हॉस्टल फ़ी था, जो हमारे फैमिली के बजट से बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि अब ये कैसे हो। फिर मेरे एक दोस्त के पापा सेंट्रल बैंक में कैशियर थे। उन्होंने बताया कि एक काम करो बेटा, हम तुम्हारा एजुकेशन लोन करा देते हैं। अंकल ने एक रिकमेंडेशन दिया, एक दूसरे मैनेजर के बारे में बताया। मैं उनके पास गया और मैं कंटिन्यू उनके दरवाजे, उनके बैंक डेली जाते थे। वो डेली बोलते थे आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। मुझे वो के लिए? हाँ, छपरा के हथुआ मार्केट ब्रांच में। मेरे को लास्ट दिन था वो दिन जब मैं उनको गिड़गिड़ाते हुए बोलते रहा कि सर अगर आज नहीं हुआ तो मेरा काउंसलिंग रद्द हो जाएगा और मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मैंने रोना चालू किया, मैं इतना इमोशनल हो गया कि मेरे आँख से आंसू आने लगा। फिर वो लोग 5:30-6 बजे के टाइम में उन्होंने डीडी बना के दिया और मेरे को लगा कि मेरी नई ज़िंदगी मिल गई। और फिर मेरा गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन हुआ। गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन हुआ। पढ़ाई मैंने चालू करा। चूँकि मैंने गरीबी बहुत करीब से देखा था, तो हुआ कि यार आखिर इस कॉलेज में हम आ गए अब पढ़ने के लिए। जब हम कॉलेज गए तो मेरे को लगा कि अरे यार, कितने बड़े बड़े घर के बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, वहाँ सबसे डफर मैं ही दिखता था। कपड़े अच्छे नहीं, प्रेजेंटेबल नहीं, जूते अच्छे नहीं, चप्पल अच्छे नहीं, कुछ भी ढंग का नहीं था। वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर पढ़ाई चालू करा। पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि कुछ तो करना है यार, पैसा तो मेरे को चाहिए। जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उस कॉलेज से मैंने बड़ा धंधा करना सीखा। और सबसे पहला मैंने पता किया कि मेरे कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज है और उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का सोर्स क्या है। क्योंकि 15% जो सीट होता है मैनेजमेंट कोटा का होता है। फिर मैंने वहाँ से काम करना सीखा और उस कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा में कैसे होता है उस सिस्टम को मैंने पकड़ा और वहाँ से मैंने पैसा कमाना। मतलब जो कोटा वहाँ पे 15% होता था एडमिशन के लिए, वहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में, उस चीज़ का आपने पता लगा लिया कि आप जो दर्द झेले थे पूरी तरह से घूम घूम करके, तो आपको लगा कि ये तरीका एक हो सकता है पैसा बनाने का। चूँकि मैं जब अपने एडमिशन के दौरान जब मार्केट घूमा तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। बस लोगों को अच्छा काउंसलिंग दो, लोगों को एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस दो, उनको एजुकेशन सिस्टम में हेल्प करो और आपको कुछ न कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने वहाँ से काम करना चालू किया। फिर मैं गलगोटिया में पढ़ाई चालू किया। गलगोटिया से मैंने पढ़ने के साथ साथ कमाना सीखा कि कैसे कमा सकते हैं, कैसे बच्चों को गाइडेंस दे के भी मेरे को
कुछ अर्निंग हो सकता है। सबसे पहला मैं 2012 में पहला इनकम मेरा हुआ 45,000 रुपीज़ का। मतलब पहली बार आपने एडमिशन पहली कराना बार, शुरू, पहली मतलब बार। पढ़ाई भी कर रहे हैं हाँ, और एडमिशन भी कराना आपने शुरू कर गाइडेंस दिया कि भैया, मेरे को कोई शख्स मिला जिससे मैंने पूछा कि भैया एक बात बताओ, आपको हम बच्चे देंगे तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा। उसने बोला कि आपको हम 25,000 रुपये देंगे। ओ। हम बोले कि भैया ठीक है। तो फिर मेरे किसी जो पटना के दोस्त हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ। मैंने बोला कि आप आओ, मैं एक भैया का नंबर दे देता हूँ, देख लेंगे, मैनेजमेंट कोटा का सीट होता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने ऐसा किया, मेरे को 45,000 रुपीज़ मिले। 45,000 मेरे लिए 4.5 करोड़ के बराबर था उस समय के हिसाब से। समय। हाँ। उसी के गलगोटिया के से थोड़ा सा दूर सेक्टर 18 में अट्टा मार्केट था। मैं गया, 200 रुपये वाला शर्ट, हाँ। 200 रुपये वाला वो ट्राउज़र हाँ। जीन्स, और मैंने लाइफ में पहली बार खरीदा। और पहली बार मेरे को लग रहा था कि अब मैं कुछ हूँ, मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं 2013 में अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं काउंसलिंग का काम करना चालू किया फुल फेज में। अच्छा। मतलब पढ़ाई भी मतलब करता, पैसे का मजा आ गया। हाँ, पढ़ाई भी करता था और बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी देते थे कि हाँ आपकी इस रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा, आपको इस रैंक पे वो कॉलेज मिलेगा। और उससे मेरी इनकम चालू हो गई। 2013 में मैंने 6 लाख रुपए कमाए इस काउंसलिंग से। 6 लाख रुपए कमाने के बाद हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम पटना में रहे थे। पटना का तो मैंने स्टोरी पूरा नहीं बता पाया। जब हम पटना आए थे तो मेरे को खाना बनाने भी नहीं आता था। अच्छा। क्योंकि हम फैमिली में रहे थे। हाँ। खाना बनाने नहीं आता था मुझे। वो दिन याद है जब मैं 3 से 4 रात चना मूंग खा के रहा था, और मुझे इतना तक अकल नहीं था कि रोटी बनाने के लिए तवे की ज़रूरत होती है। हाँ। और मैंने क्या किया, थाली को ही मैंने आग पे रख दिया। अच्छा, थाली के ऊपर थाली के ऊपर रख दिया, और उस पे ही रोटी को ऐसे अलट पलट कर रहे हैं। वो रोटी नहीं, वो पापड़ बन गया, और उस रात हमें भूखे रहना पड़ा। हाँ। तो मेरे दिल दिमाग में ये कहीं ना कहीं था कि खाना एक ऐसा चीज़ है ना जिसकी ज़रूरत इंसान को मल्टीपल टाइम्स इन अ डे पड़ता है। हाँ। ठीक है। और कोई बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पैसा मैं करूँ क्या। फिर हुआ कि चलो कुछ प्लान करते हैं, और मैंने पटना में होटल खाना खजाना के नाम से अच्छा। मैंने एक मेस का काम चालू किया। अच्छा, अपना मेस का काम शुरू अपना किया। मेस का काम 2013 में मैंने स्टार्ट कर लिया, हाँ। पटना के हनुमान नगर में। अच्छा। मैं मंडे टू फ्राइडे कॉलेज करता था, और फ्राइडे को शाम में किसी भी ट्रेन में हम बैठ गए। उस समय मेरे पास पैसे का बैकअप आ गया था। हाँ। हम गया, किसी भी ट्रेन में बैठे, राजधानी कोई भी है उसमें बैठे, और सुबह में आ जाते थे। सैटरडे संडे हम काम करते थे, और संडे की शाम में मैं फिर से ट्रेन में बैठता था, और मंडे को हम क्लास करते थे। ऐसे करते करते हम अपना जीवन यापन करना चालू किए। फिर अपने दोस्तों के बीच रहना, अच्छा चीज़ कैसे, बड़े शहर में कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, बड़े लोगों के साथ कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, मैं धीरे धीरे सीखना चालू किया। मेरे पिताजी 2011 में रेलवे में थे, तो रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड पैसे से फादर ने घर बनाया। चूँकि हर लोगों का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका एक ही सपना होता है कि रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाना। पिताजी ने अपने पैसे से घर बनाया। फिर मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उस छोटी सिस्टर की शादी करनी थी, तो छोटी सिस्टर की शादी मैंने 2014 में अपने पैसे से किया। 2011 से 15 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होता था। पैसे की लत इतनी तेज़ लगी मुझे कि मुझे एजुकेशन, मतलब मुझे अपनी पढ़ाई बस उतना ही ज़रूरी लग रहा था जिससे मैं पास हो सकूँ कॉलेज में। मुझे याद है कि 2015 में मेरा इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, और 8 सेमेस्टर का वो लास्ट पेपर थ्योरेटिकल था। और उस दिन मुझे पुणे में एक ऐसा काम था जिस काम से मेरे को 6 लाख रुपए का बेनिफिट आ रहा था। अच्छा। तो मैंने बोला कि यार एग्ज़ाम तो हम कभी भी दे देंगे, बट 6 लाख रुपए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, और एग्ज़ाम छोड़ के मैंने वो 6 लाख रुपए का अर्निंग करा। और मतलब एग्जाम आपने छोड़ दिया? एग्ज़ाम मैंने छोड़ दिया, और एग्ज़ाम छोड़ के मैंने वो काम किया, और काम करके मेरे को पैसे हैं। उसके बाद आज तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सो डैट आई कैन से कि आई एम ओनली 12th पास। मैं हाफ इंजीनियर हूँ, क्योंकि फाइनल एग्जाम आपने लास्ट में फाइनल दिया एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, और फिर कभी मौका नहीं मिला। हम लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके थे अपने काम में, अपने धंधे में, कि अब मेरे को पीछे देखने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगा कि अब मुझे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है।
मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मेरे सारे टीचर्स बोलते थे कि पता है जो तुम काम करते हो ना बेटा, है काउंसलिंग वाले उसको दलाली बोलते हैं। अच्छा। हाँ, दलाली बोलते हैं। मैंने बोला कि सर अगर आप इसको दलाली बोलते हैं तो TCS इज ऑल्सो कंसल्टेंसी सर्विसेज, सही वो भी दलाल है। दलाल ठीक है। टाटा मुझे हाँ सर्विसेज जो है। हाँ। मेरे एक टीचर थे, वो टीचर हमारे सिंगल एंड सिस्टम पढ़ाते थे हमारे कोर्स में। अच्छा। वो मेरे को बड़े बीच में खड़ा होके मेरे को ये बात बोले। मैंने उनको बोला कि सर जिस कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं ना, हाँ। मुझे नहीं लगता कि आप इस कॉलेज के ऑनर के साथ कभी मिले होंगे, हाँ। बट मैं ये आपको वादे के साथ बोल रहा हूँ ना कि आपका ऑनर मुझे नाम से जानता है। आपका ऑनर मुझे नाम से जानता है और मेरे बिजनेस दे रहे हैं ना, हमें एडमिशंस ला दे रहे हैं ना, मैं व्यापार दे रहा हूँ हाँ। आपके कॉलेज, और उससे आपकी सैलरी आ रही है। उससे आपकी सैलरी आ रही है। ऐसे सफ़र हुआ। फिर 2015 में एजुकेशन मेरा अधूरा कंप्लीट छोड़ के मैंने काम पे फोकस टोटली करना चालू किया। 2016 में मैं foodsmantra.com के नाम से एक काम चालू किया जिसमें मैंने 5 ठेला बनवाया। अच्छा। 5 ठेला में 2 किस्म की मिठाइयाँ, कचौड़ी, मतलब काम कोई नहीं छोड़ रहा है, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ धंधा ही हो रहा है। हाँ, 2 किस्म की मिठाइयाँ, हाँ। कचौड़ी, समोसा और गोलगप्पे और 5 किस्म का पानी मैंने प्लान किया। एक जगह मैं प्रोडक्शन करता था और पटना शहर के मल्टीपल लोकेशंस में मैंने वो ठेला लगवाना चालू की। अच्छा। धंधा मैं अच्छा कर फूड मंत्रा के नाम से। फूड्स मंत्रा के नाम से। अच्छा। फिर मैं पटना के बहुत सारे कैंटीन्स में सप्लाई भी करना चालू किया। वो धंधे में मेरे साथ एक हमारे अंकल भी थे। हाँ। तो सबका कहना था कि यार इतना पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बोला कि काम कीजिए, आप इस धंधे को संभालिए, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो कोई भी धंधा कर सकता हूँ। मैंने अंकल को वो धंधा दे दिया और वो धंधे को बंद, मतलब फूड्स मंत्रा आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया कि आप कीजिए, मैं तो पैरेलल में और भी काम कर रहा हूँ जहाँ से। क्योंकि वो साथ में थे, उनको लग रहा था कि कहीं पैसा क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, तो इसलिए आप दे दिए उनको। फिर फूड्स मंत्रा के बाद हम चूँकि नोएडा में ही रह रहे थे, तो नोएडा में हुआ कि जिस समय मैं नोएडा में 2017 में था, उस समय वहाँ पे कप में चाय चलता था, वो पेपर वाले कप में जी। मेरे दिमाग में यार पेपर वाले कप में यहाँ चाय चलता है, हमारे बिहार में कूलर में चाय चलता है। लिटरली उस समय कूलर की चाय ग्रेटर नोएडा में नहीं था। फिर वहाँ का एक फेमस स्वीट शॉप था एवरग्रीन स्वीट्स। अच्छा। उनके ऑनर से मैं मिला, अब बोला कि अंकल हम चाह रहे हैं ना कि आपके शॉप के सामने ना मैं अपना एक स्टॉल लगाऊं। तो बोले किस चीज़ का? मैंने बोला कि मैं कूलर में चाय बना के दूंगा। तो बोले कि ठीक है। मैंने बोला कि अंकल टोकन भी आपके पास कटेगा, पैसा भी आप रखिएगा, आप 10% कमीशन रख लीजिएगा और बाकी के पैसे मुझे दे दीजिएगा। वो एग्री हो गया। मैं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 वाले अल्फ़ा 2 वाले दुकान पे उनका, अच्छा, अल्फ़ा 2 में उनकी दुकान थी, वहाँ पे मैंने चाय का काम चालू किया। मैं इतना चाय का काम स्पीड में लाया कि मैं एक दिन में हम 5-5 क्विंटल दूध का चाय बनाते थे और बेचते थे। अच्छा। मैं और मेरा 1-2 दोस्त हमारे साथ में कनेक्ट हो गए कि भाई हम भी करेंगे। जब हमारी एक दुकान जो एवरग्रीन स्वीट्स के साथ चालू हुआ, तो फिर हुआ कि अंकल की जितनी भी दुकानें हैं उन सभी दुकानों पे हम लोग चाय बेचेंगे। और फिर हम लोगों ने चाय के धंधा को पूरे ग्रेटर नोएडा में सर्कुलेट किया। मुझे वो भी दिन याद है जब हम लोग दादरी और दनकौर से एक ट्रक कूलर मंगाते थे। अच्छा। और एक ट्रक कूलर को भी खुद अनलोड करना था। 3 दिन लग जाता था उस कूलर को अनलोड करने। नहीं धीरे धीरे उतारेंगे तो टूट जाएगा वो। हाँ, धीरे नहीं उतारेंगे तो कूलर टूट जाएगा। फिर उसको हम लोग तोड़ के उतार के रखते थे। फिर सुबह कितनी भी चिड़चिड़ाती ठंडी हो या गर्मी, हम लोग अपना काम करते थे। क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और प्लान था, मेरे को कुछ और करना था। वो धंधा मैं अपने एक दोस्त को सौंप दिया, मेरा बचपन का दोस्त था अभिषेक। मैंने बोला कि भाई तुम ये करो, मैं और कुछ देखता हूँ। तो वो कुछ दिन चलाया, फिर उससे संभल नहीं पाया और वो धंधा उसने बंद कर दिया। फिर मैं अपने काम में लगा रहा। मेरा होटल खाना खजाना चल रहा था, पैसे आ रहे थे। फिर मैं फॉरेन एजुकेशन में भी डील करने लगे। मैं चाइना, रशिया, यूक्रेन, मेडिकल एडमिशन के लिए फॉरेन, बांग्लादेश, वहाँ के कॉलेजेस में मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देने लगा। बच्चों को गाइडेंस देते तो उसके एवज में हमें जो भी पैसे मिलते थे वो हमारे लिए अर्निंग होता था। ये काम भी मेरा बहुत बढ़िया चला और चलते चलते 2020 आया। 2020 में जब कोविड का टाइम आया तो चाइना में
का मार्केट मेरा ख़त्म। ओके। चाइना का मार्केट ख़त्म होने के बाद फिर पता चला कि यूक्रेन में लड़ाई हो गई तो यूक्रेन की मार्केट ख़त्म। ऐसे करते करते मेरा एजुकेशन का बिजनेस बहुत ही डाउनफॉल में जाने लगा। ओके। मैं बहुत डाउनफॉल में आने लगा। धीरे धीरे मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ने लगा। मेरे ऑफिस का खर्चा, मेरा रेंटल, ये सब चीज़ हमारे ऊपर बर्डन बनने लगा। एक समय ऐसा आया जब मैं संभाल नहीं पाया अपने आप को। और वो समय ऐसा था 2020 का, जब मेरे को कुछ समय के लिए अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर रहना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मार्केट के लायबिलिटी को मैं झेल नहीं पा रहा था। मतलब अचानक से सब कुछ क्रैश हो गया एक सब तरह कुछ से क्रैश कोविड हो की गया। वजह से। हाँ। हाँ, सब कुछ क्रैश हो गया। सब कुछ क्रैश होने के बाद कोविड में बिल्कुल मतलब घर की स्थितियाँ फिर से सुनने पे आ गए। हाँ। फिर से पुरानी स्थितियों में आ गया। घर वाले सभी बोलने लगे कि मैंने बोला था ना कि अच्छे से पढ़ाई कर, कितना अच्छा पढ़ता था। तो मतलब शायद कोई आपने पैसा किसी दुकान में भी लगा दिया। हाँ, उसमें मेरा सुपरमार्केट भी था पटना मेगा मार्ट के नाम से। सब सारा चीज़ मेरा जीरो तो जीरो मतलब में। इधर से जो आप कमाए थे उसको आपने पटना सुपरमार्केट में पैसा लगा जी दिया। जी जी। और वो भी कोविड की वजह से। भी कोविड के कारण सारा गड़बड़ा गया। मतलब ये स्थिति आई कि मार्केट का लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गया और उस प्रेशर को ना झेल पा रहा था मैं, तो मैं काठमांडू चला गया। अच्छा। मैं एकदम परेशान हो गया। मैं महीने 2 महीने तक मैं काठमांडू में छुप के रहा, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल में टूट चुका था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, रात में मैं बैठा था काठमांडू। मैंने सोचा कि यार, मैंने धंधा बड़ा देखा है, पैसे भी मैंने बड़ा देखा है, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा ना जिसमें फिर से पैसे बढ़े हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार, फूड्स में तो मेरा नॉलेज है। मैंने फूड का काम किया है, मैंने मेस चलाया, मैंने चाय दुकान चलाया, मैंने ये मेस का काम। हाँ, मैंने गोलगप्पे बेचा है, चाय बेचा है, कचौड़ी समोसा बेचा है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हुआ कि चलो हम एक काम करते हैं, किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अच्छा। मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों को मैंने कांटेक्ट किया, जो इंडिया के नोन कंपनीज है। जब मैं उनको कांटेक्ट किया तो किसी का कहना था 3 करोड़ लगेगा, किसी का कहना था 4 करोड़ लगेगा। फूड चेन की जो कंपनियाँ थी। हाँ, मेरे पास तो बजट था नहीं। तो हुआ कि अब क्या करें यार, कहाँ से करें। फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, हमको करना है। और मैं पटना आ गया। पटना आया, काठमांडू से पटना आ गया। पटना आने के बाद घर वालों से बोला कि मैं यार यहाँ स्वीट शॉप खोलूँगा, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, मेरे को खोलना ही खोलना है। सब बोले कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से करोगे। मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं ना। तो मीठापुर में एक जगह मैंने ऑलरेडी ले रखा था। अच्छा। जो हमें सुपरमार्केट के लिए, कि हम अपना पटना मेगा मार्ट का दूसरा ब्रांच खोलेंगे। दूसरा ब्रांच खोलने के लिए वो जगह लिए हुए थे। घर वालों का प्रेशर आने लगा कि तुम छोड़ दो, अब कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। फिर मैं मीठापुर वाले स्टोर पे मैं जाना आना चालू कर दिया। जितने भी हमारे लोगों का लेन देन था, सबसे बोलना कि भैया थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर लूँगा। मतलब जो लायबिलिटीज थी उसका आपने वो रिक्वेस्ट। सभी लोगों ने मेरे को कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है अर्जुन, तुम काम कर, मुझे पता है कि चीज़ें गड़बड़ाई हैं कोविड के में, चीज़ें तुम ठीक कर लोगे, विश्वास है। पूरे मार्केट ने मेरे को सपोर्ट किया, बट पैसे थे नहीं अपने को कुछ करने के लिए। फिर मैं ये दिमाग में आ गया कि मुझे अब स्वीट्स रेस्टोरेंट में ही काम करना है, क्योंकि इसमें ना मुनाफा ज़्यादा है। मैंने सुना है कि इसमें 30 से 40% का मार्जिन है। तो जितनी कंपनियों को बोले, सब ने नेगलेक्ट किया कि मीठापुर डेड एरिया, वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे भी तो 4 करोड़ लगेगा। तो हुआ कि यार, जब 4 करोड़ 3 करोड़ उनको देंगे, फ्रेंचाइजी को देंगे। हाँ, तो एक ही स्टोर तो होगा और उन्हीं का तो नाम होगा। फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, हम अपना ही कुछ करते हैं। अच्छा। तो मेरी माई का नाम है शांति। मैंने बोला कि माई के नाम को हम लेके चलते हैं। और फिर मैंने नाम बनाया शांति लाल्स। अच्छा। और मैं सफ़र चालू हुआ और नाम ढूंढ लिया। पेपर बनने के लिए पैसे नहीं थे कि GST बनाना है, फॉर्म 3 बनाना है, फूड लाइसेंस बनाना। फिर जो भी है दोस्तों से ऐसे वैसे लेन देन करके मैंने पेपर बनाया। अब पेपर बनाने के बाद पैसे चाहिए। फिर मैं बैंक का ठोकरे खाना चालू किया। इस बैंक में जा रहे हैं, उस बैंक में कोई बोल रहा सिक्योरिटी नहीं है। मेरे पास पटना में अपना घर भी नहीं था। मेरे पास एक स्कूटी था, उसी स्कूटी से मैं भाग दौड़ करता था। मोर देन 5 से 7 ब्रांचेस से मैं रिजेक्ट हुआ।
अच्छा, मतलब हाँ, अलग अलग बैंक ने आपको अलग-अलग रिजेक्ट किया आपको अलग-अलग लोन देने के बैंक लिए। से। हाँ। कोई एग्री नहीं था मेरे हम्म। को लोन करने के लिए। उस समय जो अभी मेरी धर्मपत्नी है स्नेहा, हम्म। उस समय मेरी एज ए गर्लफ्रेंड थी, अच्छा। ठीक है। तो फिर मेरे नाम पे नहीं हो रहा था, चूँकि स्नेहा पटना की रहने वाली थी। तो हुआ कि एक काम करते हैं, स्नेहा के नाम पे हम काम करते अच्छा। हैं। तो मैंने सारा पेपर स्नेहा के नाम से बनाया, और स्नेहा के नाम से बनाने के बाद मैं बैंक का मैं फिर से चक्कर मारना चालू किया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है चिरेटाड में, अच्छा। जिसके मैनेजर संजीव सर हैं। उन्होंने मेरे को सबसे पहला लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, ओ। और वो 1 करोड़ का लोन हमारे ज़िंदगी का यू टर्न बना। और मेरे भांजे ने मेरे को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और इस तरीके से चालू हुआ शांतिलाल का सफ़र। और 8 मार्च 2022 को मैंने पटना में पहला शांतिलाल का स्टोर चालू किया, और वो भव्य स्टोर पूरे शहर, पूरे मीठापुर, पूरे इलाके के लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो मेरे हिम्मत को 100 गुना ज़्यादा बढ़ाया। और 8 मार्च 2022 को स्टोर खोलने के बाद 2023 में सगुना मोड़, राजापुर पुल, उसके बाद कंटिन्यू हमारे स्टोर्स ओपन होते गए। बिल्कुल एक सिक्के मेरे पास नहीं थे, फिर भी मैंने काम को प्लान किया, और आज के डेट में शांतिलाल के 7 स्टोर ऑपरेशनल्स हैं, रनिंग है, जो पटना के मल्टीपल लोकेशंस पे है। अगर आप प्राइम लोकेशन पे है। हाँ, अगर आप पटना से हैं तो हमारे, आपने सुना होगा, जो हम 399 रुपये में अनलिमिटेड बफे देते हैं, जिसमें 70-75 किस्म से ज़्यादा किसकी वेराइटीज़ देते हैं। अच्छा। हम प्योर वेज में डील करते हैं। अब हम लोग मल्टीपल लोकेशंस, मीठापुर, सगना मोड़, राजापुर पुल, फुलवारी, RPS, उसके बाद बाजार समिति, अटल पथ, रामनगरी, ये सारे हमारे स्टोर चल रहे हैं। इसके अलावे इस देश के मल्टीपल लोकेशंस पे शांतिलाल आने का प्लान है। अभी आप देखेंगे हमारा सिवान, गोपालगंज, बनारस, लखनऊ, भभुआ, उधर आप चले जाइए धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, ये सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। मतलब ये कि आज सिर्फ शांतिलाल का 2.5 साल हुआ है। इस 2.5 साल में हमारे 7 ऑपरेशनल आउटलेट्स हैं, और अपकमिंग आउटलेट जो है 15+ आउटलेट्स है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बन रहे हैं। मैं अपने पूरे कैरियर अभी तक के सफ़र में मैंने ये फील किया कि धंधे के लिए वाकई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये फील किया, धंधे के लिए ईमानदारी, आपका जुनून, लोगों के साथ अच्छा PR, लोगों को एक अच्छे संस्कार के साथ उनके साथ प्रेजेंट होना, उनका केयर करना, उनको अच्छा इज्जत देना, ये ज़रूरी है। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, और आज के रेट में हमारी कंपनी का अप्रॉक्स टर्नओवर 25 करोड़ एंड एबव है। अभी 25 करोड़ की टर्नओवर कर रही है कंपनी। यस। और मैं आप सब उसको बता दूं कि कंपनी का जो प्लान है, पूरे संसार में शांतिलाल को लाना है, हर जगह लाना है। इट्स अ वेरी सिंपल जॉब, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। हमने फ्रेंचाइजी की भी सुविधा प्लान किया है। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी के लिए भी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, और हम लोग मल्टीपल लोकेशंस पे अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं। तो ये तो जो सफ़र रहा आपका, निश्चित तौर पे आपने बड़ी ही बेबाकी से ज़रूर कम समय में बताया, लेकिन इसको जिस तरीके से आपने जिया होगा वो अपने आप में, वो आपको एक एक चीज़ अभी मेमोराइज हो रहा होगा कि कैसे बिताया। अब हम लोग कुछ कट टू कट बात करेंगे। आज के समय में अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर के, बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं या करना चाहते हैं। तो वैसे लोग जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अपने जो एक्सपीरियंस है उससे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी आज के डेट में गवर्नमेंट इतना एक्टिव है, हाँ। सरकार इतना एक्टिव है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पैसे देने वाले 1000 लोग बैठे हुए। ओके। बैंक्स बैठे हुए, फाइनेंसर बैठे हुए, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट एक जो बड़ा कट एंड क्लियर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया और सीखा, इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप किसी के पैसे आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना होगा, उसको कमा के देना होगा, आपको बेईमानी नहीं करना होगा। क्योंकि सिर्फ और केवल सिर्फ ईमानदारी से अगर काम करेंगे तभी आप सफल हैं। अगर आप ईमानदार नहीं हैं,
आप अपने फैमिली के साथ, अपने धंधे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आप असफल हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं एक और छोटी सी स्टोरी अपने लाइफ का बता दें कि जब मैं गांव में रहता था तो गांव की दुर्गा पूजा होता था मेरे गांव में, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर हमारे दर्शकों के बीच ये बात जाए कि ईमानदारी में कितना दम और बेईमानी का फल क्या होता है। मेरे पिताजी रेलवे में थे, वो खगड़िया में उनकी पोस्टिंग थी। हम लोग इंतज़ार करते थे कि बाबूजी कब आएंगे तो दुर्गा पूजा में हम लोग को पॉकेट मनी मिलेगा जिससे हम दुर्गा पूजा में मेला घूमने जाएंगे। हमको वो दिन याद है जब हम लोग गांव का भतुआ जानते हैं ना, भतुआ, कोहड़ा, सेम, ये सब बेच के हम लोग पैसा इकट्ठा करते थे। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, हम सब खेत में मिलके काम करते थे। अपने खेत से मकई के खेत में घुस के नेनुआ तोड़ के लाते थे और बेचते थे। एक समय था जब मैं छोटा था, स्कूलिंग चल रही थी, पिताजी रेलवे में थे और दुर्गा पूजा का टाइम था। बाबूजी को दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं मिल रहा था और दुर्गा पूजा एकदम नज़दीक आ रहा था। हम लोग के पास पैसे नहीं थे दुर्गा पूजा मेला देखने के लिए। अष्टमी या नवमी का दिन, ATM और ये सब कुछ भी नहीं, सिंगल वे था कि बाबूजी आते थे और बैंक से नहीं, बाबूजी अपने कैश काउंटर से पैसा लेकर आते थे। अच्छा। और उसको यहाँ पे खूंस के लाते थे। तो बाबूजी नहीं आए थे और पूरे गांव के बच्चे चिटपुटिया बंदूक खरीद के फोड़ रहे थे। हम लोग के पास था नहीं, तो माई से बोले कि माई हमको पैसा चाहिए ना मेला खरीदने के लिए। तो मैं और मेरा एक भांजा है, तो हम दोनों को 1 रुपया मिला। अच्छा। 1 रुपया मिला कि ये लो 1 रुपया और तुम लोग जाओ मेला घूम के। हम लोग बोले कि ठीक है। तो जो मेरा व्यापारिक कैलकुलेशन क्या था कि 1 रुपया मैंने लिया। मैंने बोला कि चंदन एक काम करते हैं ना, 1 रुपया मिला है ना यार, बंदूक 5 रुपये में मिल रहा था। अच्छा। और 1 रुपये में 4 चिटपुटिया मिलता था। अच्छा। हम बोले कि एक काम करो ना, चलो हम बताते हैं पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग गए, आरती के थाली में, जो पूजा का आरती होता है ना, उस आरती के थाली में 1 रुपया रखे और 2 रुपया निकाल लिए। अच्छा। ठीक है। ऐसे कर करके हम 5 पंडाल में गए और हम लोग 6 रुपया का चोरी कर लिए। अच्छा, मतलब ये बचपन में ये सब बचपन की बात बता रहा हूँ। और वो 6 रुपया का चोरी करके हमने 5 रुपये का बंदूक और 1 रुपये का चिटपुटिया खरीदा। पूजा और घूम फिर के मेला घूम के आ रहे थे। चूंकि हमारे गांव में लाइट नहीं था, तो रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हम दोनों में होने लगा झगड़ा कि तुम अकेले थोड़ी चोरी के लिए बारे, हम चोरी के लिए बारे साथ में। ठीक है, हम दोनों मिल के किया है ना। आपस में हाथाबाही में क्या हुआ कि बंदूक में एक वो नट लगा था। अच्छा। वो नट गिर गया, बंदूक यूजलेस हो गया। इसके लिए इतना मशक्कत करना पड़ा। तो उस बंदूक को हम लोग को फाइनली फेंकना पड़ा, क्योंकि घर जाते तो माई पूछती ये पैसा कहाँ से आया, तुम बंदूक खरीदे कहाँ से। मतलब ये इस कहानी से और उस दिन से मेरे जीवन में मैंने अपने जीवन में जो उतारा है कि आपका बेईमानी का धन अगर होता है ना, अगर आप बेईमानी से कुछ अर्न करते हैं ना, तो आप जो अर्न किए हैं वो मतलब सूद और मूल के साथ भगवान वापस लेते हैं। मतलब 1 रुपया जो मेरा कैपिटल था वो भी गया और जो भगवान के साथ मैंने गलत किया, 5 रुपए करके चुराया, भगवान के साथ जो मैंने गलत किया वो तो हमारे ऊपर जो कलंक लगा वो लगा। उस दिन से मैंने कभी बेईमानी के बारे में नहीं सोचा, न किया। और ईमानदारी में इतना दम है कि आपके पास 1 रुपये नहीं है तब भी आप सोचो कि संसार आपके साथ है। मैं बता दूं कि शांतिलाल के सफ़र में मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। आज इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आज भी मैं बता दूं कि मैं बहुत मेरे पास पैसे वाकई उतने नहीं हैं। आज के रेट में हमारे पास 600 प्लस एम्प्लॉय हैं। कल मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देना, मेरे पास पैसे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर ने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे पास पैसा रहे ना रहे, मेरे एम्प्लॉयज़ ने मेरे को सपोर्ट किया। और आज ये दिन है कि मेरा कोई काम नहीं रुकता है, कोई काम नहीं रुकता है, हर काम स्मूथ हो जाता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और लोगों के बारे में सोचता हूँ। इंसान को हमेशा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे कारण उसे कोई बुरा नहीं लगे, मेरे कारण उसे कोई दुख ना हो, मेरे कारण उसे कोई घाटा नहीं हो। अगर आप ये सोचते हैं ना,
तो रियली बता रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना, भगवान आपके बारे में सोचते हैं, भगवान हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो भगवान आपके बारे में अच्छा Yes. सोचेंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा ऑलवेज ये सोचना, सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँ ना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को नाराजगी नहीं हो। मेरी वाइफ आज के डेट में कई बार नाराज हो जाती है, ठीक है, कि मैं उसके ही पैसे लेके और उसका काम ना करके किसी दूसरे का काम कर देती। बोलती है कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है, आप इतना समाज सेवा क्यों करते हैं। मैंने बोला कि स्नेहा, आज मेरे पास जो भी है ना समाज से, वो समाज से है, उस समाज का दिया हुआ, मेरा अपना तो कुछ था ही नहीं। ये जितनी भी साम्राज्य आज दिख रहा, ये पूरा साम्राज्य समाज का है। तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को पॉजिटिव, बड़ा सोचना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि पैसा नहीं है तो कैसे नहीं। अरे पैसा पहले सोचोगे तब ना पैसा आएगा। पैसा का जरूरत तो आपके सोच के बाद है। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो ये करेंगे, वो कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सोच, कॉन्सेप्ट, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। जब आपका विजन क्लियर है तो पैसा आ जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप के पास अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से धरातल पर, पूरा तरह से ग्राफ क्लियर करो कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो समाज को क्या बेनिफिट होगा। अपने बेनिफिट के बारे में कभी मत सोचो कि मैं ना ये बेचूंगा तो मुझे इतना बचेगा। आप ये सोचो कि मैं ये करूंगा तो आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। और जिस दिन आम जनता को आप फ़ायदा देने चालू किए ना, आम जनता आपको ऊपर उठा देगा। दूसरा एक जो आमतौर पे दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग हैं, खास करके बिहार की बात है, बिहार में बिजनेस करने से डरते हैं और उनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही हमारा एक बेहतर विकल्प है। तो इस विचार में आपका क्या राय है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लंबा समय उनका लगता है, तो वैसे लोगों से आपका क्या अनुरोध है? क्या वो बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सरकारी नौकरी एक्चुअल में सिर्फ समाज सेवा है। रियल अगर कोई समाज सेवी है इस देश में ना, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय है। कैसे? क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के दूसरे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे अगर कोई IPS है तो वो अपना घर छोड़ के और वो पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। अगर कोई रेलवे में ड्राइवर है तो पता चले कि वो अपने वाइफ, अपने घर परिवार के छोड़ के वो रेलवे में ड्राइविंग कर रहा है। तो जब रेलवे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो हजारों लोगों पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, गंतव्य उसके एवज में क्या मिलता है? बहुत ही छोटा अमाउंट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना, एक्चुअल में अगर आपको समाज सेवा करना है देन फाइन है, आप नौकरी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है तो व्यापार करो। किसी भी बिजनेस जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्टार्टअप में है या स्टार्टअप, उनके 5 ऐसे पॉइंट बताइए जो उनको शुरुआत में बिल्कुल उस पर फोकस करना चाहिए। 5 पॉइंट। सबसे पहला कि उनका ग्राफ, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस को कैसे करना, मैं कैसे धरातल पे लाऊंगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को सोचना बड़ा आसान है, धरातल पे कैसे लाना है ना, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उस बिजनेस से पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है, संसार को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके बारे में दूसरा पॉइंट कि उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज अगर बड़ी कंपनियों को देखा जाए, ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, जोमैटो, स्विगी, इससे ना पब्लिक को प्रॉफिट हुआ, पब्लिक को सुविधा मिला। तो आप अपने व्यापार से ना अगर किसी दूसरे को सुविधा प्रदान करते हैं ना, तब आपका व्यापार जो है आगे बढ़ेगा। तीसरी बात आपका जो धंधा आपका प्लान कर रहे हैं ना, उस धंधा में हम क्या लगा रहे हैं और क्या पा रहे हैं, इसका भी ध्यान देना का है। इनपुट पैसा लग रहा है और क्या प्रॉफिट आने वाला है। हाँ। चौथा पॉइंट, आपको कभी भी एक ही बार बड़ा बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही बार बड़े धंधे में अगर जाएंगे तो शायद सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर अपनी स्टोरी देखें ना, तो हम रोड पे आलू प्याज बेचने से लेके आज शोरूम तक का सफ़र किया है। तो मैं लगभग 25 साल से सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, डेली सीखना है और मेरे को आगे भी सीखना है। तो
अचानक कोई बड़े धंधे में नहीं आना चाहिए, छोटा से स्टार्ट करें, थोड़ा सा सीखे फिर बढ़े, थोड़ा सा सीखे फिर बढ़े, ऐसे करके। पांचवा ये, हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ऑलवेज आप अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर ऑनेस्ट, ड्राई ऑनेस्ट होना चाहिए जी। एक जो आमतौर पे यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं, कुछ दिनों तक चलाया, उसके बाद तुरंत नफ़ा नुकसान के बारे में सोचते हैं। और कई बार आप एवरेज देखा जाता है कि कई बिजनेस स्टार्ट हुए और जितनी तेज़ी से स्टार्ट हुए उतने ही तेज़ी से वो वाइंड अप करना पड़ा। इसके पीछे क्या कारण होते हैं आमतौर पे? इसके पहले सबसे पहला कारण होता है कि देखा देखी बिजनेस करने वाले जितने भी ये काम हुए हैं, जो लोग देखा देखी कि फलनवा उसने उसका वो रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका वो कार का शोरूम बढ़िया चल रहा है, अभी उसका चल रहा है ना, उसने कैसे प्लान किया उस बिजनेस के बारे में आप नहीं जानते हैं। उसका क्या स्ट्रगल स्टोरी है, उसने किस तरीके से उस बिजनेस को वहाँ तक लाया है, आपने तो नहीं देखा। तो मैक्सिमम जो बिजनेस फ्लॉप होता है ना, वो कॉपीराइट वाले होते हैं। जो बिजनेस बाई रूट करते हैं, एकदम ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं ना, जिनको पूरी नॉलेज होती है, वो व्यापार कभी फ्लॉप नहीं होता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जितने लोग देखा देखी कि वो ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, आसान है। देखो भाई, शोरूम बनाना बड़ा सिंपल सा बात है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो स्वीट शॉप खोलना इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हैं, आप इंटीरियर वाले को पैसे दो, खूबसूरत शोरूम बना देगा। काउंटर्स वाले को पैसे दो, काउंटर पहुंचा देगा। लेकिन मेन कहानी ये है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे चलाना है। हमारा प्रोडक्शन, हमारा हाइजीन, हमारा क्वालिटी, हमारा मैनेजमेंट, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम कैसे कर लेंगे। क्योंकि मैं 10-20 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है। तो मैं अभी भी मतलब बहुत जगहों पे लड़खा रहता हूँ, लेकिन हम संभाल के चला रहे। जो लोग देखा देखे कि हाँ अर्जुन कर रहे तो मैं भी कर लूँगा, राकेश जी कर रहे हैं एंकरिंग तो हम भी कर लेंगे, राकेश जी का चैनल है तो हम भी बना लेंगे, वो लोग नहीं चल सकते। जब आप अपने लाइफ में खास करके इस दौरान, जैसा अभी आपने कहा, डीमोटिवेट होते हैं अपने बिजनेसेस को लेकर के, या जब कभी डाउनफॉल महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता है और कैसे आप उससे आउटकम बाहर कैसे निकलते हैं आप उससे? मैं डिमोटिवेट बस कुछ मिनटों के लिए होता हूँ, बहुत कुछ मिनटों के लिए। जैसे कल ही का बात बताता हूँ, मेरे पास मैं एकदम इम्बैलेंस मोड में हो गया था। पैसे का कुछ मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ा रहा था, सोच नहीं पा रहे थे क्या करें। कल ऐसा समय आ गया था कि 30 का टाइम था और पैसे का बैकअप एकदम हिला हुआ था। थोड़ा देर मैं सोचा कि कैसे करूँ, गहरी सांस लिए, सोचे हे ईश्वर देखो कैसे करना, और फिर मैं शाम तक मैंने सब कुछ बैलेंस कर लिया। डिमोटिवेट होता है इंसान जब पैसे नहीं होते पॉकेट में, तो ज्ञान देना बड़ा आसान है। सबसे आसान काम ज्ञान देना है कि ऐसे नहीं, तुम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर लेना चाहिए। बट एक्चुअल फेस वही इंसान करता है जिसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना। सॉल्यूशन इस संसार में एक ही सॉल्यूशन है, स्ट्रगल। आप समस्या पे कभी फोकस नहीं कर, कभी भी समस्या पे नहीं। मैं अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों सभी को, फोकस समाधान पे करो। मेरे पास पैसे नहीं है इस पे मत फोकस करो, मेरे पास पैसे नहीं है, फोकस करो कि पैसे आएंगे कहाँ से। मेरा दुकान नहीं चल रहा तो उस पर मेरा दुकान नहीं चल रहा है, ये फोकस दुकान कैसे चलेगा। जब इस पे आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा ना, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होएगा, आप दुखी नहीं होएगा। मैंने देखा है ना कि कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि यार नहीं चल रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे। अरे यार कहाँ से आएंगे इस पॉइंट को क्यों फोकस कर रहे हो, कहाँ से आएंगे उसके मेरे पास नहीं है उस पर मत फोकस करो। ये सोचो कि हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस है, समाज, इंडिया, संसार बहुत आगे बढ़ चुका है और कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। ईश्वर हैं, साथ रहेंगे और सपोर्ट जरूर मिलेगा। आपसे बात करके अर्जुन जी बहुत अच्छा लगा, और आपके शांतिलाल ब्रांड के बारे में जो आपने कहानी अपनी सुनाई, और जहाँ से आप उठ करके आए और जिस तरीके का आज आप एक धूम मचाए हुए, यूँ कह लें कि पटना में आज अगर अभी के डेट में हम कहीं भी घूमें तो हर जगह आपका जो बैनर्स और पोस्टर, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स है वो दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये आसानी से तो नहीं हुआ होगा जो आपने बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, लोग आपकी कहानी से बहुत प्रेरित होंगे। हमारा भी मकसद यही है कि आप जैसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करें और उनको इस मंच पे बैठाएं, और उन्होंने जो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है
उससे लोगों से रूबरू कराएं और उनसे सीखें, जानें और इससे कुछ समाज में और कुछ बेहतर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, और आप मुझे इस स्टूडियो में बुलाएं। और कितना अच्छा आपका एक सेंटेंस है, आपकी स्टोरी, मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि मैं इस सेंटेंस के कारण मैं यहाँ हूँ आज, रियली। अदरवाइज में लेने वाली बात नहीं है। मतलब पूरे दिन में मेरे ऑफिस में मतलब बहुत लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए, आज ये प्रोग्राम है, ये इवेंट है, और मैं काम को बड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। अब मैं बिल्कुल अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ, ठीक है। बट ये वर्ड मेरे को लगा ना कि मेरे को जाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि हमने लाइफ में क्या किया, कैसे किया और क्या हो सकता है। और मैं स्पेशली आज के इस मंच पे आके प्राउड फील कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कि जो लोग ये सोचते होंगे कि पैसा नहीं है तो कैसे होगा, उनके लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि पैसे से धंधा ही नहीं होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ईमानदारी, काम करने का जुनून, घड़ी नहीं देखने की आदत, फैमिली के साथ नहीं रहने की आदत अगर आपके पास है देन आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये आदत है कि मैं फैमिली के साथ टीवी देखूं, मैं फैमिली के साथ मूवी देखूं, मैं फैमिली के साथ एंजॉय करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, तो कुछ नहीं हो सकता है। ज़िंदगी में बड़ा बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही शॉर्टकट, एक ही है कि आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। थैंक यू सो मच।